पढ़ने से पहले देखते हैं कि आरबीएससी में इसका पैटर्न क्या आता है। आरबीएससी में जो इसका पैटर्न है वो 3 टाइप के है। सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा पार्ट होता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हमारे को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतरना पड़ रहा है, लेकिन चिंता न करें, हम आपके लिए अथक प्रयास हमारी तरफ से जारी रखेंगे। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर मीडियम, तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन, चौथा चैप्टर रासायनिक प्रकृति, और पांचवा चैप्टर पृष्ठ रसायन। इनऑर्गेनिक बात करते हैं, छठा चैप्टर धातु निष्कर्षण, सातवां चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आठवां चैप्टर डीएम एफ ब्लॉक एलिमेंट, और नौवां चैप्टर उपसंस्कृति। ये तो हुआ हमारे पास फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक प्रकृति केमिकल काइनेटिक्स, पांचवा पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक का पोर्शन, धातु निष्कर्षण है उसके सिद्धांत मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट, डीएम ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण, जिस प्रकार हमारे 11th क्लास में चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक उसी प्रकार 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब बात करते हैं 10वां चैप्टर एल्कीन एवं एल्डिहाइड। 11वां चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। 12वां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और 13वां चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास 14वां चैप्टर आता है जैव, 15वां चैप्टर आता है मूलक, 16वां चैप्टर आता है त्रिमितीय रसायन, और 17वां चैप्टर आता है दैनिक जीवन रसायन। देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है केमिस्ट्री वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की बात ही कुछ ऐसी है, समझ में आएगी तो पूरी आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगी। तो हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पहला हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा एल्किल, जिसे हैलोजन डेरिवेटिव भी कहा जाता है। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद जैव, उसके बाद बहुलक, उसके बाद त्रिमितीय रसायन, उसके बाद दैनिक जीवन रसायन। यहाँ देखने से आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन देखने गए तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही दिख रहा होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो टोटल
कितने नंबर की? 10 से 12 नंबर की कम से कम रिएक्शन पूछी जाती है। अब आपको शुरू करवाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन। जिस प्रकार 11th में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पढ़ा था, उसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद ही 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का यह देख दिया जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। चलो शुरू करते हैं हम 10वां लेसन एल्केनी और हाइड्रोजन डेरिवेटिव, या हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो आपका स्वागत है चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एवं हेलो एल्केन है तो कार्बनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होगा। हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हमारे पास सूत्र पैटर्न पड़े थे। पहला पढ़ा था हमने एलिमेंट और दूसरा पढ़ा था हमने एरोमेटिक। एलिमेंटिक हमारे पास जो समाप्त श्रृंखला में होते हैं, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन वाले पाए जाते हैं। तो इसमें यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह द्वारा कर दिया गया है तो वो इसका क्या कहलाएगा? अन्य व्युत्पन्न प्रणाली। इसमें भी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अन्य समूह द्वारा कर दिया गया है तो होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन प्रतिस्थापन हो जाएगा किसका? हाइड्रोजन का। किसके द्वारा? कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप द्वारा। बात करते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में कहते हैं किसे? हेलो एल्केन्स कोई भी एलिमेंट कंपाउंड होगा और हेलो एल्केन में कोई भी एरोमेटिक ग्रुप होगा। अब एरोमेटिक में क्या आता है हमारे पास? बेंजीन वाला है। एलिमेंट में कार्बन की खुली श्रृंखला। तो यदि हमारे पास एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कोई भी हैलोजन द्वारा कर दिया जाए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, तो बनने वाला हमारे पास क्या होगा? R X, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु हमने प्रतिस्थापन कर दिया है किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। तो ये हमारे पास बना है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या इसको क्या बोल सकते हैं? हेलो एल्केन। क्या बोल सकते हैं? हेलो एल्केन। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे CH4 है। CH4 में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन का क्लोरीन के द्वारा कर देता है। क्लोरीन के द्वारा भी कर सकते हैं, क्लोरीन के द्वारा भी कर सकते हैं, ब्रोमीन के द्वारा भी कर सकते हैं, आयोडीन के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि क्लोरीन के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? देखो CH3Cl। अपने को चिंता करने की बात नहीं है, अपने बेझिझक होकर पढ़िए, कम से कम एक रखो भी पास में लेके बैठिए, आराम से लिखिए, 10 बार समझिए, प्रयास कीजिए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात ध्यान निकालिए, प्यार में दीवानी होती है हमेशा साथ। तो हमेशा याद रखें CH4 का प्रतिस्थापन मैंने किसके द्वारा किया है? कोई भी हाइड्रोजन समूह द्वारा। तो हमारे पास क्या बना है? हेलो एल्केन बना है। क्या बना है? हेलो एल्केन। यही तो परिभाषा है।
लेकिन ध्यान से देखिए ये जो CH4 में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा किया है तो इस कार्बन का संतुलन क्या होगा? तो कार्बन का संतुलन होगा sp3। कैसे संतुलन कैसे निकाला? तो यहाँ पर आप देख लीजिए हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हमने कहा कि यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड में कार्बन का संतुलन निकालना हो तो संतुलन बराबर क्या होता है? लोन पेयर प्लस का बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना हुआ? 0। बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 4। संतुलन sp3। वेरी गुड। sp3 संतुलन आया तो आकृति कौन सी होगी? चतुष्फलक। कौन सी होगी? चतुष्फलक। टेट्रागोनल। ये तो बात हो गई, हमने सर्कल की भी बात करती है, आकृति की भी बात करती है। अब हमने कहा कि मीथेन में क्लोरीन परमाणु को जोड़ा है और हाइड्रोजन परमाणु को निकाला है तो हमारे पास हेलोएल्केन बना है। हेलोएल्केन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकलित होगा। कैसे होगा? याद रखिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हेलोएल्केन किसे कहते हैं? हमने कहा कि हमारे पास बेंजीन बना है, ये हाइड्रोजन परमाणु। अब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करना है? हेलोजन के द्वारा। अब ये X कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने कहा कि इसका यदि हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? हेलोएरीन। और ये क्या कहलाएगा? बेंजीन। अब हेलोएरीन में हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन का संतुलन क्या होगा? हमने कहा ये कार्बन परमाणु है, इसका संतुलन निकालना है तो संतुलन बराबर क्या होता है? लोन पेयर प्लस का बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3, संतुलन sp2। संतुलन क्या होगा? sp2। ये होगी हमारे पास हेलोएरीन की बात। किसकी बात हुई है? हेलोएरीन से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो सामान्य इंट्रोडक्शन हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन हुआ है हेलोएल्केन और हेलोएरीन। अब बात करते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का वर्गीकरण कितने भागों में होगा? कैसे होगा? तो हमने तो डरने की तो जरूरत है नहीं, पहले बोला है। सबसे पहला हेलोजन परमाणु, देखो हेलोएल्केन, हेलोएरीन तो कॉमन क्या है दोनों में, है ना? तो सबसे पहला वर्गीकरण हम करते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या क्या है? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। किया जा सकता है। यदि हमारे पास हेलोजन परमाणु 1 हुआ तो मोनो, 2 हुआ तो डाई, 3 हुआ तो ट्राई, 4 हुआ तो टेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं मोनो हेलोजन। नंबर 1 मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? संख्या 1 हो तो वो क्या कहलाएगा? मोनो हेलोएल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनो हेलोएल्केन कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 कार्बन, CH3 CH3 और Cl। ये क्या कहलाएगा? हमारे पास मोनो हेलोएल्केन। बात करते हैं डाई हेलोएल्केन। किसकी बात करते हैं?
डाइहेड्रल। किसके आधार पर बात कर रहे हैं? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं, याद रखें। तो हम बात करते हैं डाइहेलोजन युग्म, डाइहेलोजन युग्म। डाई का मतलब दो, हेलोजन का मतलब हेलोजन परमाणु, जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या दो, क्या कहलाएगा? डाई हेलोजन युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाई हेलोजन युग्म। लेकिन डाई हेलोजन युग्म को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। अब 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है जेम डाइहेलाइड। कौन सा आता है? जेम डाइहेलाइड। उसके बाद आता है विसिनल डाइहेलाइड। और तीसरा कौन सा है? अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। अब देखो जेम का मतलब क्या होता है? एकत्रित होना, एकत्रित होना। अब एक ही जगह एकत्रित होते हैं तो वो क्या करेंगे? जैसे CH2 Cl2, तो एक कार्बन परमाणु पर यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु हो तो वो क्या करेंगे? जेम। विसिनल का मतलब पड़ोसी के पास है, CH2 Cl CH2 Cl, ये कहलाता है विसिनल। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो वो कहलाएगा जेम डाइहेलाइड। और यदि निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हो तो उसे हम कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। क्या कहेंगे? विसिनल डाइहेलाइड। बात करते हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, तो हम कहेंगे कि सिरे वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित, सिरे वाले कार्बन परमाणु उपस्थित। कैसे होंगे सिरे वाले कार्बन परमाणु पर? तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH2 Cl CH2 CH2 Cl, ये कहलाएगा हमारे पास अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, क्योंकि हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन अल्फा का